नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 विषय विज्ञान, अध्याय 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत साधित्र को न छुएं, यानी कि जिस भी यंत्र में विद्युत धारा का प्रभाव होता है उसे गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी विद्युत साधित्र को छूना क्यों खतरनाक है? हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक यानी कि अच्छे चालक होते हैं। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते वे विद्युत के हीन चालक होते हैं, यानी कि कुचालक होते हैं। कक्षा 6 में यह जांच करने के लिए कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, हमने एक समपरीक्षित यानी टेस्टर बनाया था। क्या आपको याद है कि इससे सुनिश्चित करने में समपरीक्षित्र ने हमारी किस प्रकार सहायता की थी? हमने देखा था कि धातुएं जैसे तांबा तथा एल्यूमीनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तथापि अभी तक हमने अपने समपरीक्षित्र से केवल उन पदार्थों की जांच की थी जो ठोस अवस्था में थे। लेकिन द्रवों के प्रकरण में क्या है, यानी द्रवों के मामले में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या हैं? क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? इसे ज्ञात करने के लिए हमें एक प्रयोग करना होगा। क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं, यह जांच करने के लिए कि द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, हम उसी समपरीक्षित्र का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि अब हम सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे। समपरीक्षित्र का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है या नहीं। समपरीक्षित्र के सिरों को क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराते हैं, यानी कि हम उसे जोड़ते हैं। ऐसा करते ही समपरीक्षित्र का परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब दीप्त हो जाता है, यानी बल्ब चालू हो जाता है, रोशनी देने लगता है। तथापि यदि बल्ब दीप्त नहीं होता यानी चालू नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि समपरीक्षित्र कार्य नहीं कर रहा है। क्या आप इसके संभावित कारण बता सकते हैं? क्या यह संभव है कि तारों के संयोजन शिथिल हो या बल्ब फ्यूज हो गया हो अथवा आपके सेल बेकार हो गए हों? जांच कीजिए कि सभी संयोजन कसे हुए हैं या नहीं। यदि संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं तो बल्ब को बदल दीजिए। अब फिर जांच कीजिए कि समपरीक्षित्र कार्य कर रहा है या नहीं। यदि यह अब भी कार्य नहीं कर रहा है तो सेलों को बदल दीजिए। इस प्रकार जब समपरीक्षित्र भली भांति कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रवों का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने समपरीक्षित्र की जांच करते समय इसके तारों के स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ क्षणों से अधिक स्पर्श न कराएं, अन्यथा बैटरी के सेल अत्यंत शीघ्रता से समाप्त हो जाएंगे। क्रियाकलाप 14.2। बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के कुछ ढक्कन एकत्र करके उन्हें साफ करिए। एक ढक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस या सिरका उड़ेलिए। अपने समपरीक्षित्र को इस ढक्कन के समीप लाकर उसके सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबोइए। ध्यान देने योग्य बात यहाँ यह है कि रखिए कि दोनों सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर न हों, लेकिन इसी के साथ साथ वे एक दूसरे को स्पर्श भी न करें। क्या समपरीक्षित्र का बल्ब दीप्त होता है? क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है? नींबू के रस या सिरके को आप सुचालक या हीन चालक में से किस वर्ग में
रखेंगे। जब समपरिक्षेत्र के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है तो समपरिक्षेत्र का परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्त हो जाता है यानी चालू हो जाता है। जब कोई द्रव विद्युत धारा से अपने को प्रवाहित होने नहीं देता है तो समपरिक्षेत्र का परिपथ पूरा नहीं होता है तथा बल्ब दीप्त नहीं होता है। कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त न हो। ऐसा क्रियाकलाप 14.2 में भी हो सकता है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता है। अब आप यह जानना चाहेंगे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है। यदि कोई पदार्थ विद्युत का चालक कर सकता है परंतु यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन न कर पाता है, जिसके कारण समपरिक्षेत्र का परिपथ तो पूरा हो जाता है लेकिन फिर भी इसमें प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। क्या हम ऐसा कोई अन्य समपरिक्षेत्र बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी संसूचित कर सके? एक अन्य समपरिक्षेत्र बनाने के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई समपरिक्षेत्र बना सकते हैं? आइए क्रियाकलाप 14.3 का द्वारा पता लगाएं। आप चित्र 14.2 के समपरिक्षेत्र में विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग कर सकते हैं। एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं। इन तारों को लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। याद रखिए, एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के साथ धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। माचिस की एक खाली डिबिया से ट्रे निकालिए। ट्रे पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के टर्मिनल से जोड़िए। तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए। दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को क्षण मात्र के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। चुंबकीय सुई को तुरंत विक्षेप दिखाना चाहिए। आपका तार के दो स्वतंत्र सिरों वाला समपरिक्षेत्र तैयार है। अब इस समपरिक्षेत्र का उपयोग करके क्रियाकलाप 14.2 को दोहराइए। क्या समपरिक्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोते ही आपको चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देता है? समपरिक्षेत्र के सिरों को नींबू के रस में डालकर बाहर निकालिए। उन्हें पानी में डुबोइए और पोंछकर सुखाइए। इस क्रियाकलाप को अन्य द्रवों जैसे टोंटी का पानी, वनस्पति तेल, दूध, शहद आदि के साथ दोहराइए। प्रत्येक द्रव का परीक्षण करने के पश्चात समपरिक्षेत्र के सिरों को जल में धोकर तथा पोंछकर सुखाना अवश्य याद रखिए। प्रत्येक स्थिति में देखिए कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है अथवा नहीं। अपने प्रेक्षणों को सारणी 14.1 में अंकित कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। इस अध्याय का शेष भाग हम अगले वीडियो में समझेंगे।
धन्यवाद।